नमस्कार दोस्तों। आज जगह बदली हुई है, बैकग्राउंड बदला हुआ है, रिकॉर्ड करने का तरीका बदला हुआ है। इसलिए ऑडियो पर, वीडियो पर, फ्रेम पर, बाकी सारी जो बातें होती हैं, उस पर मत जाइएगा। बस इतने पे जाइए कि मैं अपने गाँव में हूँ और गाँव में अपने घर में हूँ। घर के उस हिस्से में हूँ जहाँ से मैंने पढ़ाई-लिखाई की, अपने सपनों का पीछा किया, यहाँ तैयारी की, इम्तिहान दिए और आज की तारीख में मैं जो कुछ भी हूँ उसमें इस जगह की मेरे घर का ऊपर का हिस्सा पहले माले का है और ये एक खुला हुआ कमरा है। बाहर की तरफ आप प्रोजेक्टेड बालकनी कहें इसको, लेकिन ये घर का हिस्सा है और यहीं से मेरे जीवन में मेरे बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और आज जो भी हूँ उसमें इस जगह ने अपना एक बड़ा रोल रखा है। तो ऐसी ही दोपहरी में सन्नाटा रहता है, जैसे पहले रहा करता था, आज भी है। इक्का-दुक्का लोग आपको दिख जाते हैं, चिड़ियों की आवाज़ आएगी और यहाँ से खेत बहुत दूर तक हैं, गाँव मेरा इधर है, तो गाँव के किनारे मेरा घर है। तो फिर यहीं बैठ कर के पढ़ना। अब तो ख़ैर लाइट है, लेकिन यहाँ चूँकि मैं बता पाऊँ कि मैं गाँव में हूँ, घर में हूँ, इसलिए मैं इधर आ गया। तो उस पंखे से और जो सहूलियत की जगह है, वहाँ से बाहर आ गया हूँ। इसलिए मुझे भी उमस महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है और इसी उमस गर्मी में पूरा गाँव चलता रहता है। लोग अपना-अपना काम करते रहते हैं। मैंने देखा कि बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, कुछ महिलाएँ बाज़ार को जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे ही घूमते-फिरते आपको गाँव में दिखेंगे। ज़िंदगी बहुत आराम से चलती है, कोई भागम-भाग नहीं रहती है और ना ही हाय तौबा सी है। लेकिन यहाँ मैंने सोचा कि एक बात पे चर्चा बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि अमेरिकी सरकार भारत को इस बात के लिए दबाव में रखे हुए है कि भारत की सरकार अमेरिकी दूध की कंपनियों यानी कि डेयरीज़ कंपनीज़ के लिए बाज़ार खोले। अमेरिकी डेयरी कंपनीज़ अगर दूध और दूध से बने सामान भारत के बाज़ार में लेकर के आती हैं, तो वैसे तो चुनौती है। बड़े पैमाने पर है और भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, गाँव वाली, मेरे गाँव से भी आप देखेंगे तो हज़ारों लीटर दूध सुबह निकलता है। इसको तो चुनौती मिलेगी ही, इसके लिए तो मुसीबत पैदा होगी ही। लेकिन एक दूसरा संकट जो है, वो कहीं ज़्यादा बड़ा है और वो संकट ये है कि अमेरिका में जो दूध आता है, जिन गायों से आता है, उन गायों को वहाँ कि मांस की जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें बचा-कुचा मांस और खून निकलता है, उसको मिला कर के चारा तैयार किया जाता है। गायों को वही चारा खिलाया जाता है ताकि उनके दूध में प्रोटीन और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बढ़ें। तो वो जो सेहतमंद दूध है, इस बनाने के चक्कर में मांस और मांस के अ, बाकी जो अ, बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके उनको जोड़ करके चारा तैयार किया जाता है। जैसे खून है, हड्डी है, मुर्गियों के पंख हैं, उनकी बीट्स हैं, इन सबको लेकर के चारा तैयार किया जाता है। उस चारे से जो मवेशी खाते हैं, दूध निकलता है और वो दूध अगर भारत के बाज़ार में आता है, तो ज़ाहिर है कि भारत में क्रांति होगी क्योंकि दूध जो है, वो भारत में ना सिर्फ़ आहार है, बल्कि आस्था है। और यहाँ अगर उपवास करना है, तो दूध, पूजा-पाठ का मामला है, तो दूध। दूध जो है शुचिता के साथ जुड़ा हुआ है। वो शुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। आप जब कभी भी एक सात्विक और शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, खान-पान में आप मांसाहार से बचना चाहते हैं, तो आप दूध और दूध के प्रोडक्ट्स के पास आते हैं। इसीलिए भारत की सरकार ने भारत के दूध के बाज़ार को बचाने के लिए अ, जो इम्पोर्ट्स हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पर, उन पर बहुत बढ़ाया, टैरिफ बढ़ाया है। पनीर है 30% के आसपास है या फिर बटर है 40% के आसपास, मिल्क पाउडर है 60% के आसपास टैरिफ है, ताकि हमारा जो बाज़ार है, वो सुरक्षित रहे और हमारे यहाँ के जो दूध के कारोबारी और किसान हैं उनका जो जीवन है और उनकी जो रोज़ी है उसको कोई चोट ना पहुँचे और उसको कोई खतरा पैदा ना हो। लेकिन अमेरिकी कंपनियाँ आ जाएँगी तो ज़ाहिर है कि वो बाज़ार में दूध उस रेट पर लेकर के उतार देंगी, जिस रेट पर हमारे दूधिये को, हमारे किसान को अ, पुसाएगा नहीं। यानी कि उसके लिए वो कहीं से भी
फ़ायदे का नहीं है, घाटे का सौदा हो जाएगा। ये बाज़ार का मामला है, लेकिन जो आस्था का सवाल है, वो अपने आप में सबसे बड़ा है और जब आस्था पर आप आते हैं, तो मुझे याद आता है 1857 का गदर। इस देश में आज की तारीख में जो अखंड भारत है, वैसा भारत तो 1857 में नहीं था। लेकिन क्रांति क्यों हुई? क्रांति सिर्फ़ इसलिए हो गई कि लोगों के बीच में यह खबर गई कि हमारे जो सिपाही हैं हिंदुस्तान के, जो अंग्रेज़ की कंपनी ईस्ट इंडिया के लिए काम करते हैं, वो बंदूक उनको जो दी जाती है, उसमें अ, चर्बी मिली हुई है और वो चर्बी सूअर और गाय की है और फिर देश में क्रांति हो गई। अंग्रेज़ों की चूलें पहली बार अगर हिली इस देश में, तो उसका कारण कोई राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि उसका कारण अध्यात्म और धर्म था। यह देश इतना धार्मिक है और इतना संवेदनशील है कि धर्म के ऊपर किसी तरह की चोट वो बर्दाश्त कर नहीं सकता और दूध जो अमेरिका से आने वाला होगा, जो अमेरिकी कंपनियों का होगा, उसकी चोट आपकी आस्था पर होती है। दरअसल भारत की आत्मा पर होती है क्योंकि आप आध्यात्मिक देश और सनातन की परंपरा में दूध को लेकर के जो एक एक सोच रही है, वो ध्वस्त होती है। और भारत की सरकार ने इसीलिए अमेरिकी कंपनियों की खातिर अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और वो ऐसा नहीं करेगी। तो मैं अपने गाँव में लोगों से पूछ रहा कि चाचा ये बताइए कि अगर ऐसा हो जाए तो बोले कि दिमाग खराब बा, ऐसन हो जाई तो देश में सरकार उरकार बची ना, बाकी कुछ और हो जाई। तो जहाँ-जहाँ ये लोग के दुकान खुली अमेरिकी कंपनी के, वो सबके आदमी जराई, मारी, भगाई, कौन आई हो? एक माइंडसेट। अगर तू ही या हमरा गाँव के कोई आदमी जाके दूध के दुकान खोले कि अमेरिकी दूध ह आ वहाँ बता देवल जाए कि दूध जौन ह तौन ओह गाय के ह जौन मांस आ जानवर के खून के चारा खा के दूध देले बिया। तो जिन बेचिहन वो ठुकइहन आ उनको जौन दुकान बा उ तो जरबे करी आ सब जना भागिहन। तो यह जो गाँव की समझ है और गाँव की राय है, मोटे तौर पर हिंदुस्तान की राय है और सिर्फ़ मेरे गाँव की नहीं है, आप हिंदुस्तान में केरल से लेके जम्मू-कश्मीर तक चले जाइए और इस बात को चर्चा में लेकर के आ जाइए। तो सरकार भी समझती है कि बहुत संवेदनशील है और इस पर वो किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरत सकती है। एक थोड़ी-सी चूक जो है, वो देश में हालात बिगाड़ सकती है। इसलिए ऐसा नहीं होगा। अब चूँकि दोपहरी है और मैं बोलने के लिए आया हूँ, तो इससे पहले कि मैं दूसरा मामला आपको चर्चा में लेकर के आऊँ, ये मेरा गाँव मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालाँकि धूप है और मैं अगेंस्ट लाइट हूँ, तो यहाँ से खेतों का बहुत लंबा सिलसिला चलता है और दूर तक जाता है ये। मतलब आप समझिए कि वो जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, उन पेड़ों के पास या पार से नहर गुज़रती है। उस नहर का पानी ये हमारे पूरे चौर में आता है और ये सब जो है आप चारों तरफ मैं घुमाऊँगा तो ये आपको पेड़, 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 पेड़ और खेत, खेत, खेत ही नज़र आएँगे। चूँकि मेरा घर जो है वो गाँव के बिल्कुल किनारे है और अब पसीना भी मुझे होने लगा है। उमस बहुत है यहाँ, हालाँकि लाइट रहती है, लेकिन दूसरा मामला जो है वो नेटो के आड़ में ट्रंप की सरकार दरअसल अपना मतलब या अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, अपना मतलब निकालना चाहती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हिंदुस्तान और चीन को ये कह दो कि रूस के साथ तुम अपना कारोबार और सौदा बंद कर दो। रूस अगर 50 दिनों के भीतर अपना हमला यूक्रेन के ऊपर बंद नहीं करता है, तो फिर रूस का दाना-पानी बंद। दाना-पानी नेटो ने बंद कर दिया है। दुनिया के कई देशों जो नेटो के दबाव में हैं, उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन भारत, चीन जैसे देश हैं, ब्राज़ील को भी मैं शामिल करता हूँ। उन्होंने रूस से खरीदारी अपनी जारी रखी है और आज की तारीख में रूस की कमर टूटी नहीं और उसको पैसा आता रहा और उसकी स्थिति जस की तस बनी रही। उसको कोई युद्ध के बाद भी बहुत बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़ा। तो उसका कारण है चीन और भारत। भारत पेट्रोल का आयात यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले रूस से बहुत कम, आप मान कर चलिए कि 2% के आसपास। और आज
भारत रूस के टोटल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का 38%। वैसे तो हम अपनी ज़रूरत का 88% पेट्रोल, डीज़ल जो क्रूड ऑयल है, वो इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन रूस जो एक्सपोर्ट करता है उसका 38% तो हिंदुस्तान ही लेता है। जो हमारा 2% इम्पोर्ट था पेट्रोल का रूस से, वो यूक्रेन युद्ध के बाद से 22% से ऊपर हो गया। तो रूस का एक बड़ा सपोर्ट हिंदुस्तान है, और चीन भी लगभग इस स्तर पर रूस के साथ पेट्रोल और बाकी दूसरे ज़रूरी चीज़ों की खरीद करता है। दूसरा, भारत जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं और डिफेंस डील्स हैं, वो रूस के साथ लगातार अपना बढ़ाया जा रहा है, और वो घटने के बाद भी, क्योंकि हमने राफेल की खरीद कर ली रूस से। अमेरिका के साथ हमने नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका की यात्रा थी उसके दौरान जो डिफेंस डील की, तो वहाँ भी हमने अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाया अपना। फिर भी रूस आज भी 38% 40% के आसपास भारत के टोटल डिफेंस इंपोर्ट में अपनी जगह रखता, अपना हिस्सा रखता है। तो लाजमी है कि रूस के साथ हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स जो हैं वो बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा हैं। और आज भी देखिए, तो मैं क्यों अमेरिका के दबाव में आऊं, भारत की सरकार ने उसका बड़ा जवाब दिया है। उसने कहा है कि भारत अपने देश के लोगों यानी कि अपने नागरिकों के हित को पहले देखेगा, अमेरिका या नेटो के दबाव में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो नेटो की तरफ से जो कहा गया वो दरअसल अमेरिका का डिक्टेट कराया हुआ है, और वो डिक्टेट इंडिया नहीं सुन रहा है, और सरकार ऐसी होनी चाहिए। अपने देश के हित के लिहाज से जो भी ज़रूरी और वाजिब फैसला है, वो फैसला हम लेंगे, और आप अपना देख लीजिए। आज भी नेटो चीन और हिंदुस्तान को ये धमकी दे रहा है कि आप रूस के साथ अगर अपना व्यापार बंद नहीं करते हैं, तो 50 दिन के बाद रूस 50 दिन के अंदर अगर रूस यूक्रेन के ऊपर अपना हमला बंद नहीं करता है, तो फिर आपके ऊपर हम एक्स्ट्रा टैरिफ डालेंगे। और अमेरिका के भीतर कुछ सांसद तो इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि चीन और भारत के ऊपर 500% टैरिफ डाल दिया जाए। अब सवाल ये है कि इस तरह के हालात से, इस तरह के दबाव से भारत डर जाएगा क्या? अगर नहीं डरता है तो भारत को नुकसान होगा क्या? ये एक वाजिब सा सवाल है, लेकिन अमेरिका को आईना दिखाना भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। बगल में पाकिस्तान है। पहलगाम हमले के बाद तुमने आतंकी हमले को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं, लेकिन उस हमले के खिलाफ बयान तो दिया। लेकिन उसी दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान भारत के बीच में जंग चल रही थी, आईएमएफ ने जो $7 बिलियन सैंक्शन अमाउंट है बेल आउट पैकेज के तौर पर पाकिस्तान को, उसमें से $1 बिलियन की रकम डिलीवर की। किसने करवाया? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का 2/3 पैसा या खर्चा जो है वो अमेरिका के जरिए चलता है, और अमेरिका के इशारे पर ही आईएमएफ ज्यादातर फैसले लेता है। और पाकिस्तान को वो $1 बिलियन की जो रकम दी गई युद्ध के दौरान भारत के विरोध के बाद भी, वो किसके कहने से हुआ? अमेरिका के कहने से। ये अमेरिकी सरकार जिस जुलानी के खिलाफ रकम बांधी हुई थी, $50 मिलियन, कि इस जुलानी को जो भी मार देगा उसको इनाम दिया जाएगा, आज वो जुलानी सीरिया का बादशाह बन गया है, सीरिया की सत्ता अपने हाथ में लेकर के बैठा हुआ है। वहां तख्ता पलट करने के बाद से वो जुलानी तुम्हारा चेला बन गया, उस जुलानी के साथ तुम्हारे संबंध अब बेहतर हो गए। उसके नाम का जो इनाम था वो तुमने रद्द कर दिया। तो तुमको जब जहां मतलब हो वहां तुम अपनी नीति बदल लो, नियत बदल लो, लेकिन एक देश जो स्वतंत्र है और उस देश की अपनी संप्रभुता है, 140 करोड़ का मुल्क है, और उस देश को तुम आते हो समझाने के लिए कि अगर रूस के साथ तुमने अपने कारोबार बंद नहीं किए तो हम तुम्हारे खिलाफ टैरिफ कई गुना कर देंगे। अब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो जितने भी आतंकवादी जिनको ये मुजाहिदीन कहता था, अफगानिस्तान जब रूस की फौज थी जो 1979 में अफगानिस्तान से निकली, उस दौरान अफगानिस्तान के भीतर एक मुजाहिदीन की फौज खड़ी हुई, और मुजाहिदीन वो लोग थे जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया, उनको पैसे दिए और रूस की फौज के खिलाफ अफगानिस्तान के भीतर उतारा। ओसामा बिन लादेन हो या मुल्ला उमर हो, इस तरह के जितने भी आतंकवादी आज की तारीख में आपको दिख रहे हैं या थे, वो सारे के सारे पैदा किए हुए अमेरिका के हैं, और वो अमेरिका के लिए ही मौत बन गए।
तो तुमने जिनको पाला वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गए, उनको ढूँढने के लिए, मारने के लिए तुमने दुनिया भर के देशों में घूम-घूम के गोले बरसाए और बमबारी की। तुमको कोई नहीं रोकेगा। और ये दुनिया के सबसे ताकतवर 4 अर्थव्यवस्थाओं का दो देश, चौथी ताकतवर आर्मी जिस भारत की है, वो देश, उसको आप आकर के ये धमकी देंगे नेटो के ज़रिए कि अगर तुमने रूस के साथ अपने कारोबार बंद नहीं किए तो टैरिफ डाल देंगे। अब मैं वहाँ आता हूँ कि भारत को क्या नुकसान होगा और भारत को करना क्या चाहिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं उमस में हूँ, गर्मी में हूँ और पसीना तरबतर हो रहा हूँ। फिर भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि यह भी ज़रूरी है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ से भी कुछ कर पाने की गुंजाइश निकाली जाए। और गाँव जैसे खाली हो रहे हैं, मैं फिर लौटता हूँ अपने मुद्दे पर, लेकिन अब बीच में एक चर्चा आ गई है तो उसको भी मैं रख ही दूँ आपके सामने। मेरे पूरे मोहल्ले में आप घूम जाएँगे तो इक्का-दुक्का लोग नज़र आएँगे। गाँव के जितने भी नौजवान हैं या तो पढ़ने के लिए बाहर चले गए या कमाने के लिए बाहर चले गए। और पूरा गाँव या तो वो बुजुर्गों का है या बच्चों का है या महिलाओं का है। और बिहार के सभी गाँवों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। ये बगल में मेरे चाचा का मकान है, ताला बंद है क्योंकि सब लोग बाहर पटना में हैं, नौकरी है। उसके बगल में जिन चाचा का मकान है, वो सब के सब बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं, नौकरी में हैं। उसके पीछे जो मकान है, वो भी सारे के सारे लोग गुजरात में हैं। उसके पीछे जो मकान है, वो भी गुजरात में, सूरत में है। मेरे गाँव के कम से कम 100 डेढ़ 100 लड़के सूरत में होंगे या आस-पड़ोस के गाँव के। गुजरात में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, पंजाब में हैं। बिहार में कारोबार के ना होने के चलते और बिहार में रोजगार के नहीं होने के कारण बिहार के नौजवानों को यहाँ से भागना पड़ा। और पढ़ाई का बंदोबस्त चूंकि चौपट हो चुका है, पढ़ाई चौपट है, इसलिए पढ़ने के लिए भी उनको अपने घर से बाहर जाना पड़ता है और वो पैसा या तो यूपी में जाता है या दिल्ली में जाता है, मुंबई में जाता है, कोटा में, राजस्थान में जाता है। तमाम राज्यों में हमारा पैसा जाता है, लेकिन बिहार में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। बिहार में पढ़ाई, दवाई और कमाई, इन तीनों का संकट है। ना अस्पताल ठीक हैं, ना यहाँ के स्कूल ठीक हैं और ना यहाँ रोज़गार हैं। और जब मैं ये कहता हूँ तो हमारे लोग कहते हैं कि बिहार के खिलाफ ही बोलते हैं आप, लेकिन अगर मैं अपने राज्य के खिलाफ नहीं बोलूँगा तो यहाँ की व्यवस्था कैसे ठीक होगी? हमको कैसे लगेगा कि हम कहाँ आके खड़ा हो गए हैं? अगर हम यही मान कर चलें कि हम बेहतर हैं तो फिर तो नारकी स्थितियाँ हमारी लगातार बनती चली जाएँगी और हम फिर अधो हमारी जो अ, अधोगति है, लगातार रसातल में जाना वो जारी रहेगा और हम कहीं ऐसी जगह पहुँच जाएँगे जिसकी कोई सीमा नहीं, पारावार नहीं है। तो अब मैं अमेरिका पे लौटता हूँ। अमेरिका मजबूर कर रहा है कि भारत, चीन और रूस, इन तीनों का एक अलायंस बने और इसके लिए चीन ने इनिशिएटिव लिया भी है। वो चाहता है कि ब्रिक्स में से रिक रह जाए, ब्राज़ील को छोड़ देते हैं, लेकिन रशिया, इंडिया और चाइना, यह तीनों दुनिया के 3 बड़े ताकतवर देश और दुनिया की लगभग आधी आबादी इन देशों के पास है। 140 करोड़, 150 करोड़ और उधर 15 करोड़। आधी आबादी कमोबेश इन तीनों देशों के पास है, तीनों संसाधन से परिपूर्ण है और तीनों मजबूत देश हैं सामरिक शक्ति के लिहाज से। और यह रिक बन जाता है तो फिर अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी भारत के ऊपर अगर आपने सैंक्शन लगा दिया। और चीन ने भारत के लिए रियायतें दे दी और भारत ने चीन के लिए अपना बाजार थोड़ा और खोल दिया। रूस उसमें शामिल हो जाता है और चीन, भारत, रूस के साथ जो देश हैं, अगर वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी या इंडिपेंडेंट पोल हो जाएगा दुनिया में, जिसको बहुत हद तक अमेरिका और अमेरिका आधारित जो व्यवस्था है दुनिया की, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। नेटो हिंदुस्तान को, चाइना को धमकी देता है, लेकिन टर्की जो नेटो का मेंबर है, उसके लिए कुछ नहीं बोला है और टर्की उसी रशिया से तेल खरीदता है। टर्की के पास तो अपना तेल नहीं है। टर्की खरीदार है, रूस के साथ नेटो में होने के बाद भी उसकी सहानुभूति है, उसका समर्थन है, उसकी दोस्ती है। आप एर्दोआन और पुतिन की दोस्ती जग ज़ाहिर है, लेकिन आप टर्की को नहीं कह रहे हैं। भारत और चीन, इन दोनों देशों की बहुत पड़ी है आपको। दरअसल ट्रंप की अगुवाई में चलने वाली अमेरिकी सरकार या अमेरिका में वो डेमोक्रेट की भी सरकार हो, तो कमोवेश एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ़ अपना सोचती है। उसके पास अपना कोई दीन-ईमान नहीं है, सिर्फ़ अपना मतलब है।
उसको पैसे चाहिए, पैसे अगर मिलते हैं तो 2 देशों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसे मिलते हैं तो गरीब देशों के भीतर जाकर के उनका शोषण करना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसे मिलते हैं तो दुनिया में जो उसूल हैं, उन उसूलों को तोड़ करके, धमका करके, दबा करके किसी आदमी को अपने मुताबिक खड़ा कर लेने और उसको काम करने के लिए मजबूर कर देने की अगर स्थिति बनती है या वैसा करना पड़े तो कर देना चाहिए, ये अमेरिका की नीति है। और इस तरह के अमेरिका के दबाव में जो मौजूदा भारत की सरकार है, वो आती हुई नहीं दिख रही है और बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार ने इंटरनेशनल फ्रंट पर अमेरिका के खास करके खिलाफ में जिस तरह का स्टैंड लिया, नेटो, यूरोपियन कंट्रीज़ इन अमेरिका वो बहुत ही काबिल तारीफ है और रूस के साथ तेल का इंपोर्ट हमने तब बढ़ाया जब तेल की डिमांड दुनिया में बढ़ रही थी और रूस अपने पैसे की भरपाई के लिए चूंकि उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी उसको कहीं से आमदनी नहीं थी तो अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिए तेल की कीमतें उसने गिराई और उन गिरी हुई कीमतों भारत ने वहां से इंपोर्ट अपना बढ़ाया और तेल का इंपोर्ट बढ़ा करके भारत ने ना सिर्फ पैसे बचाए बल्कि अपने लोगों के लिए जो ऊँची कीमत पर पेट्रोल, डीज़ल बेचने की मजबूरी आन पड़ती, उससे भी अ, वो बच गया या अपने देश को बचा गई, ये सरकार। तो कुल मिलाकर के जो नेटो की धौंस है, धमकी है उसके आगे भारत का नहीं आना और अमेरिकी सरकार के दबाव में डेयरी कंपनियों को लिए जो अमेरिकी डेयरी कंपनीज़ हैं, उनके लिए अपना दरवाज़ा बंद किए रखना, ये दोनों ऐसे फैसले हैं जो डेयरिंग हैं, साहसिक हैं, देश हित में हैं और इस तरह की सरकार जो है वो हर लिहाज से सराही जानी चाहिए और इस तरह की नीतियों का समर्थन किया जाना चाहिए। तो फिलहाल आपसे विदा लेने का समय है। एक बार मैं आपको चलते-चलते अपना गाँव दिखा देना चाहता हूँ, चूँकि अगेंस्ट लाइट हूँ, तो बहुत दिखाई तो पड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत शायद आप देख पाएँगे। तो इधर भी जाएँगे तो आपको बस्तियाँ दिखती हैं। अगर मैं छत पे जाऊँगा धूप है, नहीं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ दिखता है। जैसे बाकी सारे गाँव होते हैं वैसे ही गाँव। कोई ऐसा नहीं है कि अनूठा है और अलबेला है। लेकिन गाँव में भी इतनी सहूलियतें, सुविधाएँ हैं कि यहाँ से भी आप दुनिया जहान की खबरों को देख समझ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ज़्यादा ज़मीनी समझ आपकी होगी क्योंकि दिल्ली और बाकी राज्यों की राजधानियों में जो नीतियाँ बनती हैं, उन नीतियों का सीधा सरोकार गाँव में होता है। वो कितना उतरती हैं, कितना कामयाब होती हैं, लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है, आप सीधा-सीधा देखते हैं, समझ पाते हैं। तो गाँव तक का जुड़ाव और देश दुनिया की खबर, यह दोनों का सेतु है आज की तारीख में गाँव। और गाँव को बचाया जाना, बढ़ाया जाना, पनपाया जाना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा मैंने सोचा है कि नहीं सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कि आप काम करते रहें और अ, एक पत्रकार के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहें, बाकी सब कुछ जो आप महसूस करते हैं और जो कुछ भी कर पाने की हालत में अपने आप को पाते हैं केवल थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच और आलस को छोड़ने भर से आप कर सकते हैं, तो आपको कर देना चाहिए। तो इस पर मैं सोचता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस पर करने का वक़्त आ गया है। लेकिन गाँव में लौटना, गाँव को बढ़ाना, गाँव को पनपाना ज़रूरी है बिहार को बचाने के लिए। बिहार खाली हो रहा है और खाली खोखला होता हुआ राज्य जो है, वो आबाद नहीं हो सकता है। इसलिए इसको आबाद तभी कर सकते हैं जब यहाँ के लोग बाहर से लौट करके यहाँ आ जाएँ और यहाँ बस जाएँ। ये जो खाली मकान, घर हैं और साँकलें चढ़ी हुई हैं, सन्नाटा पसरा रहता है। इस तरह की ज़िंदगी किसी भी राज्य को ना मिले और फिलहाल तो विदा लेता हूँ आपसे और फिर मुलाकात होती है या तो आज एक और वीडियो मैं पटना से बनाऊँगा क्योंकि लौटना है आज तो पटना से होकर के ही लौटना है। तो रात में फ्लाइट है तो उससे पहले पटना में हो सकता है कि मैंने बेल्ट्रॉन के दोस्तों को कहा है कि अगर आप लोग रहेंगे तो मैं आपसे बात करता हुआ चलूँगा। उनकी आवाज़ मैं लंबे समय से उठाता रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ और बहुत वाजिब-सा सवाल है उनका, उनकी माँग जायज़ है और उनके साथ बातचीत पटना में करने की मैं कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर दिल्ली लौटना होगा। अ, तो अगर आज शाम को एक और वीडियो मैंने आपको दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कल दिल्ली से फिर मैं आपसे जुड़ता हूँ। नमस्कार।